यस सर, इट्स ट्रू। ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स आउट ऑफ कंफर्ट जोन। आज आप सभी लोगों के लिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में स्टार्ट करूंगी मैं आज का हमारा ये 10 मिनट वाला वीडियो, जिसमें मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगी एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल आईसीटी का एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, और इसी वजह से मैंने आज एक कोट भी डाला है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो ही थोड़े एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, ग्रेट नंबर मिलने वाले हैं। तो आज कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर कि हम लोग जो है वो एक्सेल के 5 ऐसे फॉर्मूले पढ़ जाए जिससे आप लोगों के एग्जामिनेशन में अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो आप लोग कर पाओ। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो अदिति नाम है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। दिसंबर वाला बैच भी ऑन है, तो अगर आप मेरे साथ आना चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और मैं आप लोगों को इसी तरीके से 10 नहीं पूरे 10 महीने के अलावा 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में जो है वो पेड में पढ़ाऊंगी। फिलहाल के लिए एमएस एक्सेल पर हम लोग स्विच करते हैं, और एमएस एक्सेल के अंदर मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपके पास में जो है वो इस तरीके का एक फॉर्मूला गिवन है जहां पर सिंपल प्लस फंक्शन आपका हो रहा है। सेल D9 के अंदर आपने कॉपी किया है सेल F12 तक। आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो सबसे पहले आपको समझना है कि एक के आगे डॉलर लिखा है और एक के आगे कुछ भी नहीं लिखा है। इसे हम लोग मिक्स्ड रेफरेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड रेफरेंसिंग इसे हम कहते हैं। कोई भी रो के आगे या किसी भी कॉलम के आगे जब डॉलर लग जाए, है ना, रो का जो नाम होता है वो या कॉलम का जो नाम होता है वो, अगर उसके आगे कभी भी डॉलर लग जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट। और अगर डॉलर कहीं पर आ गया तो इसकी वैल्यू मतलब हो गई है फिक्स। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास $3 लिखा है, मतलब C से D हो जाएगा, E भी हो जाएगा, F भी हो जाएगा, पर 3 सब जगह सेम ही रहेगा। रात को 9 बजे वाले हमारी काउंटडाउन सीरीज में भी मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करवाई हूँ, कल ही वाली वीडियो में। आज रात को भी करवाएंगे हम लोग इसके क्वेश्चन, वहां भी मैंने आपको ये करवाया था। और अगर आपके पास में डॉलर नहीं लिखा है तो आपको क्या करना है, वो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, है ना, इंक्रीमेंटल नेचर की ये होती है। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो $1 $3 लिखा हुआ है, आपसे D9 से F12 पे हम गए हैं, तो क्या यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होने वाला है? तो आपके पास में $1 और $3 जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। ये आपको पहचानना था, क्योंकि आपका जो ये $1 है और $3 है वो सेम रहेगा। बाकी जो है वो आपका B से हम लोग किस पर चले जाएंगे, हम लोग D पर चले जाएंगे और हम लोग E तक चले जाएंगे। इसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। जिसके आगे भी डॉलर लग जाएगा वो हमेशा सेम रहेगा, याद रखिएगा। अगर मैं बोलती हूँ कुछ नहीं लिखा होता है, जैसे B1 और C1 लिखा है, तो अगर मैं नेक्स्ट सेल में जाऊंगी नेक्स्ट पे, तो ये B जो है ये आप लोगों का क्या कर सकते हो, आप इंक्रीमेंट कर सकते हो इसके अंदर, राइट। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इंक्रीमेंट कर सकते हो अगर डॉलर साइन यूज नहीं होता है तो। अगर आपने कॉलम भी चेंज करना है तो कॉलम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो आपके पास में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप लोगों के पास कंडीशन वाला सम होता है। सम इफ, यूजीसी नेट पे इन दिनों काफी फेमस हो रहा है ये टॉपिक। सम इफ मतलब आपको सम तो करना है, एडिशन तो करना है, पर एडिशन करने से पहले जो है वो आपको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। इफ मतलब जहां जहां पर ये अंदर दी हुई कंडीशन ट्रू होगी उन्हीं सेल के एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है। सम इफ इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, A1 से लेकर A6 तक। यहाँ पर ये जो आपका कॉलम होता है, कॉलन होता है सॉरी, इसे हम यूज करते हैं बच्चे रेंज के लिए। रेंज, अब यहाँ पर बोला है A1 से A6, तो ये रहा आपका कॉलम A, ये रहा आप लोगों का 1 से लेकर 6, है ना। तो आपको रेंज दी है कि ये पूरी की पूरी जो आपका कॉलम है ना, यहाँ पर आपको जाना है। जहां जहां पर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 100 है वो आपको पिक करनी है। तो ग्रेटर देन 100 वैल्यू कहां कहां पर है, ये नहीं है, ये नहीं है मैम, एक जगह हो गई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 जगह हो गई है। अब B1 से लेकर B6 में जो ये वैल्यूज है उनमें इसे ऐड करना है और किस में डाल देना है, आपको आंसर में डाल देना है, यहाँ पर C1 के अंदर लिखा हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना था, पहले कंडीशन चेक करनी थी और उसके बाद में आप लोगों को सम करना था, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर सम कर दिया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर
आपको अभी समझ आ गया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। दोबारा से देखोगे, सम इफ का मतलब ये होता है A1 से लेकर A6 तक की आपकी सारी कंडीशन आप चेक करोगे। कंडीशन चेक करने के बाद में जो है B1 से B6 तक के अंदर आप कंडीशन चेक करोगे और आप लोगों की क्या होनी चाहिए, जहां जहां पर ग्रेटर देन 100 वैल्यू है वहां वहां पर आपको इसे ऐड कर देना है। यानी अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका 30, ये रहा आपका 20, दोनों को ऐड करो और उत्तर यहाँ पर आ जाएगा 50। समझ गए? तो यहां पर कंडीशन चेक करी, यहां से वैल्यू उठाई, वैल्यू उठा के यहां पर आपने सम करके लिख दिया है ना। तो अगर कंडीशन वाला सम आ जाएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो आपके पास में और ज्यादा कंडीशंस लगा दी जाए, नेस्टेड कंडीशंस लगा दी जाए, तो क्या करना है, आपको बोला है कि इफ A1 इज ग्रेटर देन B1, 1 दिया हुआ है, इफ फिर दिया हुआ है A1 इज इक्वल टू 10, 2 दिया हुआ है, इफ A1 लेस देन B1, 3 और 4 आप लोगों को दिया हुआ। इस तरीके से एक मल्टी कंडीशन आपको दी है। इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने बोला है कि 4 वैल्यू आपकी रिटर्न हुई है, तो A1 और B1 सेल के अंदर क्या क्या वैल्यू रही होगी, तब जाके आपको क्या मिला है, आपको 4 रिटर्न हुआ है। हमेशा याद रखना, कोई भी कंडीशन जब आप चेक करते हो, मान लीजिए आपने कोई भी एक कंडीशन इफ कंडीशन थी जो चेक करी, इस इफ कंडीशन के ब्रैकेट के अंदर दो चीजें दी होगी, या तो ये होगी या तो ये होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि A1 जो है वो आपका ग्रेटर देन B1 है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो पहली वाली चीज है वो आप लोग क्या कर दोगे, आपके आंसर में प्रिंट कर दोगे, है ना, वो आपका आंसर होगा, वो वैल्यू आप रिटर्न करोगे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको दूसरी वाली चीज करनी पड़ेगी। जैसे कि यहां पर ध्यान से देखना, आपके पास में एक कंडीशन है इफ, इस इफ कंडीशन के अंदर अगर आप इस कंडीशन को चेक करोगे और अगर वाकई में आपकी A1 की वैल्यू ग्रेटर देन B1 की वैल्यू है तो आप क्या रिटर्न कर देते, आप आंसर लिख देते 1। समझ रहे हो? बट ये वैल्यू ट्रू अगर नहीं होगी, ये फॉल्स हो जाती है कि नहीं A1 बड़ा नहीं है, B1 जो है वो A1 से बड़ा है मैम, अगर ऐसा है तो मुझे फॉल्स वाली कंडीशन में अब ये वाला स्टेटमेंट जो है उसे रन करना पड़ेगा। पर वो जो स्टेटमेंट है उसमें आपने एक और कंडीशन लगा दी, इसे हम नेस्टेड कंडीशन बोलते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, नेस्टेड कंडीशन चेक करूंगी, फिर आप देखोगे कि क्या A1 की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती, A1 की वैल्यू वाकई में 10 के बराबर होती, तो आप आंसर क्या देते, 2 आंसर आप देते। बट ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 4 है। मैम आपको कैसे पता कि ये फॉल्स है, क्योंकि आपने उत्तर पहले ही बताया है कि 4 आ रहा है उत्तर। जब उत्तर 4 आ रहा है तो इसलिए मैं फॉल्स कर करके नेक्स्ट कंडीशन चेक कर रही हूँ। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये वाला स्टेटमेंट रन करना पड़ेगा जो अपने आप में अगेन एक और कंडीशन है। अब आपने क्या किया कि आपकी जो A1 है उसकी वैल्यू लेस देन अगर B1 है तो आपने क्या कर देते, आप 3 आउटपुट निकाल देते। अगर ये ट्रू होता तो मतलब क्या हुआ मैम, मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जब ये फॉल्स होगा तभी आप दूसरी वाली वैल्यू को प्रिंट करोगे, यानी आपका आंसर आएगा 4। तो आपको ये समझना था कि ना तो A1 की वैल्यू 10 है, ना A1 जो है वो B1 से बड़ा है, ना B1 जो है वो A1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको, इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि दोनों की जो वैल्यू है वो समान है और वो क्या नहीं है, 10 नहीं है, यानी कि 11 और 11 है। समझ गए हैं? तो आपके पास में कोई भी कंडीशन अगर आती है इफ कंडीशन, तो उसमें अगर कंडीशन के अंदर कंडीशन ट्रू होती है तो आप फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो आंसर दोगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप सेकेंड वाला जो है वो आंसर दोगे। अब यहाँ पर सेकेंड वाले में भी कंडीशन लगाई थी तो इस तरीके से मैंने नेस्टेड कंडीशंस लगाई और मेरा आंसर निकाला। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार दोबारा से रिवाइज करना, रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। देन आती है वैल्यू इस तरीके से निकालने की, जहां पर आपको बोला हुआ है कि आपके पास में A से लेकर और ऐसे सारी वैल्यूज दी हुई है। सेल नंबर A4 के अंदर जो है वो आपने क्या आंसर निकालोगे अगर मुझे यहाँ 10, 20 और 30 दिया हुआ है, राइट। अगर मुझे इन सब को ऐड करना है ना,
10 को, 20 को और 30 को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं क्या क्या फॉर्मूले लगा सकती हूँ। तो आपको लिखा हुआ है सम कर दीजिए आप A1 से A3 तक, आप सम कर दीजिए A1 कॉमा A3 लिखा हुआ है, A1 A2 A3 किया हुआ है, सम में A1 A2 A3 बीच में कॉमा किया हुआ है और आपने हाइफन लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों से जो है वो सिंटेक्स चेक करवाया जा रहा है। सिंटेक्स से मेरा मतलब ये है कि कौन सा फॉर्मूले का स्ट्रक्चर सही लिखा है। तो आपको याद रखना है कि जो हाइफन होता है वो यहाँ पर क्या करना था, आपको हाइफन समझना था कि आपका यूज नहीं होता है। दूसरी बात है कि जो ये कॉमा होता है ना, कॉमा A1 और कॉमा आपने A2 लिखा है तो ये बस क्या करेगा, A1 को और A2 को ऐड करेगा, पर आपको तो A3 को भी ऐड करना था, तो इस वजह से आपने A1 को, A2 को और A3 को कॉमा से लिखा। या फिर आप इस तरीके से क्या कर दीजिए, आप जो है वो रेंज लिख दीजिए, A1 से A2, कॉलम जो होती है, कॉलम ये से बोलता है, तो A1 से A3 तक ऐड कर दीजिए। इधर जो है वो आपने तीनों अपने आप में ऐड कर दिए, A1 A2 और A3। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर A, C और D। इस तरीके से आपको ऐड करने होते हैं, राइट। फिर आता है आपके पास में एक क्वेश्चन जिसके अंदर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा सम वाला, है ना। अब यहाँ पर एक बार पे आपको शीट 1 दी है, फिर आपको शीट 4 दी है, फिर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है और आपको D18 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? पहली बात तो आपको ये समझना है कि फिर से यहाँ पर कॉलन है, तो कॉलन का मतलब क्या बताया मैंने, याद रखेंगे से मतलब शीट 1 से शीट 4। कोई भी एक एक्सेल की वर्कबुक के अंदर एक से ज्यादा शीट्स हो सकती है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास में 4 शीट्स हैं, तो चारों शीट्स के अंदर आपको देखना है कौन सा नंबर का सेल, D18 नंबर का सेल देखना है। तो ये सारी की सारी को क्या कर देगा, ऐड कर देगा D18 वाले सेल में। शीट 1 में D18 पे जाएगा, शीट 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, सबके D18 को ढूंढेगा और ऐड कर देगा, है ना। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है आपका आता है। इक्वल्स टू साइन हमेशा फॉर्मूले से पहले आता है। कॉलन जो होता है वो से को रिप्रेजेंट करता है, याद रखेंगे हमेशा। डॉलर सिंबल एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को। एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो होता है वो ये बताता है कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा शीट्स के अंदर कोई भी सम करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो आपको वर्कबुक को लिंक करने में हेल्प करता है। और करली ब्रेसेस जो होते हैं वो आपके एरे फॉर्मूलेस के लिए यूज आते हैं, है ना। ये 4 से 5 चीजें हैं जो आपके एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। कोशिश मैंने करी है कि जो मैक्सिमम यूजीसी नेट एग्जाम में एमएस एक्सेल के सवाल आते हैं वो 10 मिनट में रिवाइज करवा सकूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, स्पेशली पीएचडी अड्डा विद अदिति, जहां पर आपके लिए एग्जाम के बाद में पीएचडी रिलेटेड वीडियोस भी लेकर आने वाली हूं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आज रात को 9 बजे काउंटडाउन सीरीज के अंदर कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।